एवरीवन, मैं अनीता कुमारी लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए एस्टेट स्पेशल और बीपीएससी स्पेशल इकोनॉमिक कंटेंट पेपर 2 के लिए। तो हम लोग आइए देखते हैं। हमने चैप्टर 1 कर लिया है पहले ही। मैं एक प्लेलिस्ट तैयार कर लूँगी आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को वीडियो ढूंढने में दिक्कत ना हो। ये एस्टेट और बीपीएससी के लिए स्पेशल एनसीईआरटी बेस मैंने नोट्स प्रिपेयर किया है खुद से, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये चैप्टर 2 का नोट्स है। चैप्टर का नाम है संसाधन के रूप में लोग। ध्यान दीजिएगा, चैप्टर के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि संसाधन के रूप में लोग मतलब जो भी धरती पे इस अर्थव्यवस्था में लोग हैं वो कैसे एज अ रिसोर्स यूज़ होते हैं, ठीक है, संसाधन के रूप में यूज़ होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि संसाधन के चार ये होते हैं, उत्पादन के चार साधन होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान देना होगा कि श्रम जो होते हैं ना, श्रम उसी को लोग बोलते हैं, उसी को संसाधन के रूप में लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब शिक्षा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बहुत अच्छा टॉप पॉइंट बोला है यहाँ पे कि जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा, ठीक है, इनको जब सेवाओं में निवेश किया जाता है ना, तो यही जनसंख्या क्या हो जाती है, मानव पूंजी हो जाती है। यही जनसंख्या क्या हो जाती है, मानव पूंजी हो जाती है, ठीक है। और इसमें क्या हो जाता है, इसमें होता है कौशल और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। ऐसे पूछे कि मानव पूंजी क्या है, तो एक ही लाइन में हम लोग बोल सकते हैं कि कौशल और उसमें निहित उत्पादन का ज्ञान, उसी को क्या बोलते हैं, मानव पूंजी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे किसी को भी मानव पूंजी आप नहीं बोल सकते। जो उत्पादन में सहायता कर रहा है, जिनके पास कौशल है, जिनके पास ज्ञान है, बुद्धि है, वही मानव पूंजी में गिनती में आते हैं, ठीक है। उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना एक सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बोल रहा है कि उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना, उत्पादन कितना हो रहा है उस उत्पादक को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या पर विचार करना कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है, ठीक है। फिर है जनसंख्या में हम लोग देते हैं मानव संसाधन। इस मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जा सकता है। मानव संसाधन तो बहुत है, आप देखें किसी देश की जनसंख्या बहुत अधिक है लेकिन उसका देश का विकास नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर मानव संसाधन नहीं रहता। मानव संसाधन का मतलब क्या होता है, अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाता है। मानव पूंजी निर्माण उसी को कहते हैं। जब अधिक शिक्षा देते हैं और वो स्वस्थ व्यक्ति रहता है तो उसी को मानव संसाधन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मानव पूंजी में निवेश। मानव पूंजी में निवेश में क्या होता है, शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवा के द्वारा मानव पूंजी में हम लोग निवेश कैसे कर रहे हैं। जैसे कि मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, ठीक है, मेरे ऊपर निवेश किया जा रहा है, मतलब मेरे में पैसा लगाया जा रहा है, मेरे को पढ़ाया जा रहा है, लिखाया जा रहा है, ताकि मैं फिर से अर्थव्यवस्था में क्या कर सकूँ, इस ज्ञान को जो मैंने अर्जित किया वो दूसरों को देकर धन कमा सकूँ, ठीक है। तो इसी को बोल रहा है कि मानव पूंजी में निवेश क्या होता है ना, शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य के द्वारा निवेश होता है। मानव पूंजी में एक तो निवेश कैसा होता है, शिक्षा के रूप में होता है, प्रशिक्षण मतलब कि वही आपके लिए जो भी आप किसी चीज़ की प्रशिक्षण ट्रेनिंग ले रहे हो, और उसके बाद स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य सबसे इंपॉर्टेंट रखता है इसमें, ठीक है, इस सेवा के द्वारा। फिर बोल रहा है कि मानव पूंजी को भौतिक पूंजी की भांति प्रतिफल प्रदान करता है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग भूमि और पूंजी को भौतिक पूंजी बोलते हैं ना, तो उसमें जैसे हम लोग निवेश करते हैं, भूमि में निवेश करते हैं खेती करने के लिए, तो उससे खेती से हम लोगों को उत्पादन प्राप्त होता है। और जैसे पूंजी को हम लोग कहीं निवेश करते हैं तो उससे हम लोगों को ब्याज प्राप्त होता है। अगर भूमि को और भवन बना के हम लोग निवेश करते हैं तो उससे हम लोगों को लगान प्राप्त होता है। ठीक उसी तरीके से क्या होता है, भौतिक पूंजी की बात ही मानव पूंजी को अगर हम लोग मानव में अगर कहीं निवेश करते हैं तो उससे भी हम लोगों को लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों को उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली आय। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बोल रहा है कि अधिक शिक्षित, ठीक है, या बेहतर शिक्षित लोगों को उच्च उत्पादकता के कारण जो होने वाली आय है ना, होने वाली अधिक आय और उनके साथ ही अधिक स्वास्थ्य लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। आप अपने समाज में अगल बगल भी देख सकते हैं कि जो इंसान अच्छा पढ़ा लिखा है, अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा है, स्वस्थ है और अपने पूंजी का एक बहुत बड़ा भाग समाज के डेवलपमेंट में मतलब योगदान कर रहा है, ठीक है, आप उसको अच्छे से जीवन जीते हुए देख सकते हैं। इसीलिए मानव को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है अपने जीवन में स्वस्थ रहने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था में अपना उपयुक्त संसाधन बनके, उपयुक्त मानव संसाधन बनके अपना योगदान देने के लिए, ठीक है। फिर देखेंगे हम लोग मानव पूंजी में अन्य संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी श्रेष्ठ है, वैसे मानव में भी श्रेष्ठ अन्य संसाधनों जैसे भूमि है, ठीक है, और भौतिक पूंजी है ना, इनमें सबसे श्रेष्ठ क्या है, मानव पूंजी है। इनमें सबसे श्रेष्ठ मानव पूंजी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि
भूमि क्योंकि देख लो यहाँ पे मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है, लेकिन भूमि और पूंजी स्वयं उपयोगी नहीं हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोल रहा है कि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है, लेकिन भूमि और पूंजी स्वयं उपयोगी नहीं हो सकते, इसीलिए ये सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है, फिर है कुल उत्पादकता, देश की समृद्धि में योगदान देती है। जिस भी देश की जो भी कुल उत्पादकता होती है ना, वो उसकी समृद्धि में योगदान देती है। मैंने ऐसे भी हाईलाइट कर रखा है, आपको ऐसे समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जापान जैसा देश। ध्यान दीजिएगा, जापान जैसा देश जो एकदम छोटा सा देश है, मैप में उसको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो जिसके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था, उसने मानव संसाधन पर निवेश किया और आज उसकी अर्थव्यवस्था विकसित और धनी व्यवस्था के रूप में गिनी जाती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोल रहा है कि जापान जैसी देश जिसके पास कोई प्रकृति संसाधन नहीं था, लेकिन उसने मानव संसाधन पर निवेश करके क्या किया, आज देश की मतलब टॉप अर्थव्यवस्था पे है और धनी अर्थव्यवस्था में इसकी गिनती होती है, इसकी धनी अर्थव्यवस्था में इसकी गिनती होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्रियाकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्रकों में बांटा जाता है, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। ये प्राथमिक क्षेत्रक जिसमें कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, उत्खनन आदि शामिल किया जाता है। ठीक है, सेकंड है द्वितीयक क्षेत्रक, इसमें विनिर्माण कार्य शामिल होता है। और तृतीयक क्षेत्रक में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं इत्यादि शामिल होता है। ठीक है, इन क्षेत्रकों में विभिन्न क्रियाकलापों में वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है, इसमें राष्ट्रीय मूल्यवर्धन कहते हैं। इन क्षेत्रों में जो भी विभिन्न क्रियाकलापों में वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है ना, उसको राष्ट्रीय आय में क्या करते हैं, मूल्यवर्धन, मतलब मूल्य को ऐड करना बोलते हैं। ठीक है, मूल्यवर्धन होता है। आगे देखेंगे ये क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती है, और यही जो क्रियाएं होती है ना, वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। आर्थिक क्रियाएं ध्यान दीजिएगा 2 प्रकार की होती है। आर्थिक क्रियाएं 2 प्रकार की होती है, वो है पहली है बाजार क्रियाएं, दूसरी है गैर बाजार क्रियाएं। बाजार क्रियाओं में क्या होता है, बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। वेतन या लाभ के उद्देश्य से जो अभी आप काम कर रहे हैं ना, उसमें पारिश्रमिक का भुगतान हो रहा है, उसको बोलते हैं बाजार क्रियाएं। ठीक है, इसमें सरकारी सेवाओं सहित वस्तु या सेवा का उत्पादन शामिल होता है। इसमें सरकारी सेवा जो हमारी अभी नौकरी लग जाएगी बीपीएससी में एज अ टीचर, तो वो कहाँ जाएगा, वो बाजार क्रियाओं के अंतर्गत ही आएगा। लेकिन गैर बाजार क्रियाओं में क्या आता है, इसका अभिप्राय क्या है, इसमें यहाँ गलत हो गया, स्व उपभोक्ता नहीं होगा, स्व उपभोग के लिए उत्पादन। जैसे कि आप कोई कृषि कर रहे हैं, कम खेत में कृषि कर रहे हैं, तो वो स्व उपभोग के लिए हो रहा है, तो वो स्व उपभोग के लिए उत्पादन। और इनमें प्राथमिक उत्पादों का उपभोग और प्रसंस्करण तथा अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन आता है। ठीक है, फिर देखिए ध्यान दीजिएगा, महिला परिवार के पालन पोषण के लिए जो सेवाएं प्रदान करती है उसके लिए कोई भुगतान नहीं किया जाता है। आप देखे होंगे कि जो भी आपकी मम्मी है, चाहे आपके घर के अगल बगल आपकी भाभी, आपकी चाची, आपकी आंटी जी, जो भी महिलाएं हैं ना, वो अपने परिवार में जो पालन पोषण के लिए जो भी सेवाएं प्रदान करती है उसके लिए उसको कोई भुगतान नहीं किया जाता है, और ना ही इनकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। इतना भेदभाव क्यों होता है पता नहीं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि महिलाओं को उनकी सेवाओं के लिए भुगतान तब किया जाता है जब वे श्रम बाजार में प्रवेश करती है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि इस चैप्टर में एक स्टोरी था जिसमें शकल की माँ जो है वो बाजार में मछली बेचती है, तो महिलाओं को उसकी श्रम का वेतन कब दिया जाता है, जब वो श्रम बाजार में प्रवेश करती है। ठीक है, किसी व्यक्ति के आय का प्रमुख निर्धारक शिक्षा है। किसी व्यक्ति के जो आय है ना, उसका प्रमुख निर्धारक क्या है, शिक्षा है। जो महिलाएं शिक्षित नहीं होती है ना, या कम शिक्षित होती हैं, उन्हें अनियमित रोजगार और निम्न आय का सामना करना पड़ता है। सही बात है, जो महिलाएं शिक्षित नहीं रहेगी उसको, वो किसी घर में झाड़ू पोछा काम करी है, खाना बनाने का काम करी, बहुत टाइम लगेगा, उसमें बहुत मेहनत भी लगेगा, लेकिन उसके हिसाब से उसको प्रतिफल नहीं मिलेगा। लेकिन वही महिलाएं जब उच्च शिक्षा ग्रहण कर लेती हैं, उच्च कौशल वाली महिलाओं को पुरुषों के बराबर या उससे अधिक वेतन भी मिलता है। ठीक है, फिर देखेंगे हम लोग संगठित क्षेत्र में ये शिक्षण और चिकित्सा उन्हें सबसे अधिक आकर्षित करता है। जनसंख्या की गुणवत्ता हम लोग देखेंगे। जनसंख्या की गुणवत्ता में साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों का स्वास्थ्य। जनसंख्या की गुणवत्ता क्या क्या होती है, एक तो होती है साक्षरता दर, मतलब किसी भी देश का लिटरेसी रेट देखते हैं हम लोग। फिर जीवन प्रत्याशा दर, उस राज्य के जो नागरिक है वो कितने, देश के जो नागरिक है वो कितने दिन तक जीवित रहते हैं। फिर उसका स्वास्थ्य देखते हैं। फिर देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल भी उसका देखते हैं कि उस देश के लोगों में कितना कौशल है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जनसंख्या की गुणवत्ता देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या की जो भी गुणवत्ता होती है ना, देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। इसमें क्या क्या आ जाता है, साक्षरता और स्वास्थ्य आ जाता है। ये इतना साफ से यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, साक्षरता और स्वास्थ्य है। ठीक है, फिर देखेंगे ये दोनों क्या होती है, किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि की परिसंपत्तियाँ होती हैं। ठीक है, इसमें शिक्षा, आप देखेंगे इसमें शिक्षा से क्या होता है, प्रशासन की कार्यक्षमता बढ़ती है। ठीक है, राष्ट्रीय आय बढ़ता है, सांस्कृतिक समृद्धि बढ़ती है, और ये दोनों वृद्धि करती है। ठीक, यहाँ पर देखेंगे शिक्षा पर योजना व्यय पहली बार पंचवर्षीय योजना 151 करोड़ रुपए से बढ़कर 2020 से 2021 में 99,300 करोड़ हो गई है। और एनजीपी देखेंगे, सकल घरेलू उत्पाद के परसेंटेज के रूप में भी शिक्षा पर व्यय 1951 से 52 में 0.6% था, इससे बढ़कर 2019 से 20 में 3.1% हो गया। ये थोड़ा डाटा है, इसको आप
इसको आप बस देख लीजिएगा, ये डाटा है, कुछ समझाने वाला नहीं है, ऑथेंटिक कंटेंट है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।